और वह पशुओं में भी समान रूप से पाई जाती है, मनुष्यों में भी समान रूप से पाई जाती है। वो है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मनुष्य ने क्या किया है कि अपनी इन आवश्यकताओं को जो प्राकृतिक है उनको पूरा करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक तरीका विकसित कर लिया है। पशुओं में चूंकि भाषा नहीं है, उनके अपनी शारीरिक रचना ऐसी है कि कुछ पशुओं में सामाजिकता का गुण होने के बाद भी वो संस्कृति का विकास नहीं कर सके। हम संस्कृति सभ्यता का विकास कर सके हैं, भाषा का विकास कर सके हैं, और उसके परिणाम स्वरूप ये जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, जिन्हें हम मूल प्रवृत्तियां बोलते हैं, और मूल प्रवृत्तियां बोलने का कारण ये है कि पशु और मनुष्यों दोनों में समान प्रकार से पाई जाती है। तो हमने हमारी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज द्वारा कुछ मान्यता प्राप्त तरीके विकसित कर लिए हैं, और उसमें वो जो 4 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो मैथुन यानी यौन इच्छाएं पशु और मनुष्य सब में यह समान रूप से पाई जाती है, और उसी का परिणाम हमारा जन्म है, और हमारे संयोग से हम अगली संतति को जन्म देते हैं, और इससे समाज की सामाजिक निरंतरता बनी रहती है। पर हमने हमारी इस प्राकृतिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक समाज द्वारा, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके का विकास किया है, और जिसे हम विवाह कहते हैं। तो विवाह वह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीका है जिसके माध्यम से नर और नारी समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपस में संबंधित होते हैं। इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो वेस्टरमार्क कहते हैं, विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह यौन संबंध है जो प्रथा या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, तथा जिसमें दोनों पक्षों तथा उसके बच्चों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। इसका तात्पर्य क्या है? ये विवाह की वेस्टरमार्क की बड़ी विस्तृत परिभाषा है। विवाह एक या अधिक पुरुष का एक या अधिक स्त्री, एक पुरुष हो सकता है, एक स्त्री हो सकती है, एक पुरुष हो सकता है, एक से अधिक स्त्रियां हो सकती है, एक स्त्री हो सकती है, एक से अधिक पुरुष हो सकता है। इनके मध्य समाज द्वारा या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त वह तरीका जिससे वे आपस में संबंधित होते हैं विवाह कहलाता है। और इसमें वो केवल वो दोनों शामिल नहीं होते, बल्कि इस प्रकार के संबंध के परिणाम स्वरूप जो बच्चे जन्म लेते हैं वह भी शामिल होते हैं, और उनके अधिकार और कर्तव्य भी इसमें शामिल होते हैं। उनका नियमन इस विवाह की प्रथा या परंपरा के माध्यम से किया जाता है। विवाह की प्रमुख विशेषता है, विवाह मौलिक एवं सार्वभौमिक संस्था है। विवाह एक ऐसी संस्था है जो विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है, चाहे विकसित समाज हो चाहे आदिम समाज हो। सभी समाजों और संस्कृतियों में वर्तमान समय में विवाह पाया जाता है। यह एक अलग बात है कि विवाह का स्वरूप, विवाह की पद्धतियां, विवाह किन किन लोगों के बीच में होगा, इसमें उस समाज की अपनी सामाजिक विशेषताएं, भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अंतर पाया जाता है। पर विवाह विश्वव्यापी संस्था है, सार्वभौमिक संस्था है, मौलिक संस्था है। यह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करती है। अगला है विवाह दो विषम लिंगियों का संबंध है। अभी तक, अब आज के कुछ समय पूर्व तक जो विवाह की परिभाषा थी, जो विवाह की विशेषता थी, वो यही थी कि विवाह में न्यूनतम एक स्त्री और एक पुरुष होना आवश्यक है, और दो विषम लिंगियों का होना आवश्यक है। एक पुरुष अधिक स्त्री, अधिक एक स्त्री अधिक पुरुष भी हो सकते हैं अगर वो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है तो, पर दो विषम लिंगी होना चाहिए। विषम लिंगी क्यों होना चाहिए? क्योंकि समाज की सामाजिक निरंतरता के लिए
अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए दो विषम लिंगियों का होना अनिवार्य है। पर अभी हमारी जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हमारी भावना आगे बढ़ रही है, मौलिक अधिकार सामने आ रहे हैं, और उसका परिणाम यह हुआ कि अब एक नई प्रकार की परंपरा देखने में आ रही है कि दो समलिंगी भी साथ रहना चाहते हैं, दो पुरुष दो स्त्रियां। वो विवाह संबंध नहीं हो सकता क्योंकि उससे संतति का जन्म नहीं होता, पर वे आजीवन साथ रहना चाहते हैं, वे दूसरे विषम लिंगी के साथ विवाह करना ही नहीं चाहते। तो मजबूरन विश्व के अनेक राष्ट्र की सरकारों को दो समलिंगियों के बीच में भी संबंधों की निरंतरता, उनमें आपसी झगड़ा ना हो, और अगर झगड़ा हो तो उसका व्यवस्थित निपटारा हो जाए, उनकी सामूहिक संपत्ति कैसी होगी, उसका स्वामी कौन होगा, इन सब के निर्धारण के लिए दो समलिंगियों के बीच में भी विवाह की मान्यता दे दी गई है। पर मौलिक रूप से समाज का भी ये मानना है, मेरा भी ये मानना है कि विवाह दो विषम लिंगियों के बीच में होने वाला संबंध ही है। नेक्स्ट, विवाह समाज की स्वीकृति पर ही मान्य होता है। एक स्त्री और एक पुरुष अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर साथ रह सकते हैं, रहना चाहते हैं, और वे बालिग हैं, तो उनको साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता, वर्तमान कानूनी व्यवस्था के आधार पर। और समाज का सामाजिक नियंत्रण तो शिथिल हो ही गया है। तो अगर वो इस प्रकार से साथ रहते हैं तो साथ रह भी सकते हैं, अपनी यौन इच्छाओं को पूरा भी कर सकते हैं, उसके परिणाम स्वरूप अगली संतति का जन्म भी हो सकता है, परंतु उनके मध्य होने वाला संबंध ना समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है और ना कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। और ऐसे संबंध से होने वाली संतान भी ना कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, ना समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो उनको उत्तराधिकार में संपत्ति इत्यादि प्राप्त होना बड़ा मुश्किल होता है। विवाह तभी मान्य होता है जब वो समाज की स्वीकृत प्रथा, परंपरा, धार्मिक रीति रिवाजों या उस राष्ट्र विशेष के कानूनों द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अगली विशेषता है शारीरिक संबंधों की स्वीकृति। विवाह के आधार पर दो विषम लिंगियों को यौन संबंध स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त होती है। अगला है संतानोत्पत्ति एवं समाज की निरंतरता। विवाह के परिणाम स्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है, उस संतान को वैधानिक मान्यता मिलती है और इसके माध्यम से समाज की सामाजिक निरंतरता बनती है। अगला है सामाजिक स्थिति के निर्धारण में योग। विवाह संबंधों के आधार पर जो संतानें उत्पन्न होती हैं वही वैध संतानें होती है, उनको समाज की सामाजिक स्वीकृति होती है, और इसी के परिणाम स्वरूप माता पिता और उनकी संतानों का समाज में एक सामाजिक स्थिति निर्धारित होती है और उस स्थिति के अनुसार वह अपनी भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। नेक्स्ट है विवाह से संबंधित अनेक पद्धतियां। विभिन्न प्रकार के समाजों में उन समाज विशेष की सामाजिक प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों या धर्म विशेष की परंपराओं, प्रथाओं और रूढ़ियों के आधार पर विवाह संस्कार पूर्ण किए जाते हैं। इसमें बड़ी विभिन्नता है, बड़ा अंतर पाया जाता है। हिंदू धर्म और दर्शन कहता है कि विवाह जन्म जन्मांतर का संबंध है। मुस्लिम धर्म कहता है कि विवाह जन्म जन्मांतर का संबंध नहीं है, विवाह तो एक सामाजिक समझौता है जिसे दो पक्ष करते हैं, और अगर उन लोगों के बीच में उस समझौते में कोई बाधा उपस्थित होती है तो वे उसे जब चाहें तब तोड़ सकते हैं। ईसाई धर्म कहता है कि विवाह को तोड़ने की स्वीकृति है ही नहीं, विवाह संबंध तोड़ा ही नहीं जा सकता। हिंदू धर्म और दर्शन भी इसी बात को मानता है, और वो तो एक जन्म की बात ही नहीं करता, जन्म जन्मांतर का संबंध मानता है। तो सभी समाजों में विवाह से संबंधित अनेक प्रकार की पद्धतियां होती हैं, और उन पद्धतियों का पालन करना उस समाज विशेष के अनुयायी,
उस धर्म विशेष के अनुयायी के लिए अनिवार्य होता है, तभी वो विवाह मान्य होता है, या फिर वो उस राष्ट्र विशेष में चलने वाले मान्यता प्राप्त वैधानिक कानून के माध्यम से विवाह कर सकते हैं। विवाह एक स्थायी संबंध है। विवाह एक स्थायी संबंध है, क्योंकि विवाह के परिणाम स्वरूप केवल यौन संबंध नहीं, संतानोत्पत्ति, परिवार की स्थापना, संतानों का पालन पोषण, उनका सामाजिकरण, उनका व्यक्तित्व का विकास, ये समस्त काम उस विवाह नामक संस्था के माध्यम से होते हैं, जो उससे परिवार गठित होता है। और इसलिए विवाह का स्थायी होना अत्यंत आवश्यक है। और लगभग सभी समाजों में विवाह एक स्थायी प्रकार का सामाजिक संबंध है। मुस्लिम समाज में विवाह की तोड़ने की, विच्छेद करने की, तलाक की आज्ञा होने के बाद भी वहां तलाक की मात्रा, तलाक की संख्या बहुत अधिक नहीं है। यह बात ये साबित करती है कि विवाह एक स्थायी संबंध है। कोई सुन रहा है क्लास में, कोई है कि नहीं? विवाह के उद्देश्य समाजशास्त्री मर्डाक ने 250 समाजों का अध्ययन करने के बाद विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए: यौन संतुष्टि, आर्थिक दृष्टिकोण और संतानों का सामाजिकरण एवं पालन पोषण। यौन संतुष्टि के बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके। आर्थिक दृष्टिकोण का तात्पर्य है कि जब एक स्त्री और पुरुष विवाह करते हैं तो उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनके संतानों, जो विवाह के परिणाम स्वरूप संतान उत्पन्न होने वाली है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, परिवार के अन्य सदस्य जो उनके माता पिता और संबंधी हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी विवाह का एक आर्थिक दृष्टिकोण भी है कि विवाह के माध्यम से आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी विवाहित लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। तीसरा, संतानों का सामाजिकरण एवं उनका पालन पोषण। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो संतान जन्म लेती है उसके पालन पोषण की, उसके सामाजिकरण की, उसको संस्कृति के हस्तांतरण की, उसकी शिक्षा की जवाबदारी भी विवाह और परिवार के माध्यम से होती है। विवाह के सामान्य उद्देश्य: यौन इच्छा की पूर्ति, परिवार का निर्माण, संतानोत्पत्ति एवं समाज की निरंतरता, संतानों का पालन एवं सामाजिकरण, स्त्री पुरुष का आर्थिक सहयोग, संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण। देखिए, आप अगर पशुओं को देखने की कोशिश करें तो हिरण जो है वो अपने जीवन काल में बहुत कुछ सीखता है। हाथी अपने जीवन काल में बहुत कुछ सीखता है, उसको याद रहता है। शेर अपने जीवन काल में बहुत कुछ सीखता है, उसको भी वो याद रहता है। वो अपने बच्चों को सिखाता भी है। हिरण भी समूह में रहता है। समूह में रहना सामाजिकता का गुण है। वो हिरण समूह में रहता है, परंतु उनके पास संस्कृति नहीं है। संस्कृति क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं वह उन अनुभवों को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं कर पाते हैं। और मनुष्य के साथ क्या बात है कि हम जो अनुभव अपने जीवन काल में प्राप्त करते हैं, उन प्राप्त किए गए अनुभवों को हम अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देते हैं। और इसका परिणाम यह होता है कि अगली पीढ़ी उसमें अपने अनुभवों को जोड़ती है, और जो पुराना उसको मिला था और अपने अनुभव को जोड़ने के बाद जो कुछ हुआ, उसमें जो कुछ भी उस समय के लिए, उस समय तक उपयोगी नहीं रहा, उसको छोड़कर बाकी को अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देती है। और इस तरह संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता रहता है और संस्कृति समृद्ध होती जाती है। जैसे मैंने छोड़ने की बात कही आपसे, तो सती प्रथा हमारी संस्कृति की एक विशेषता थी आज के कुछ 100 वर्षों पूर्व। अब सती प्रथा नहीं मान्यता प्राप्त है। बाल विवाह हमारी संस्कृति की विशेषता थी। हमने बाल विवाह को छोड़ दिया, हम आगे बढ़ गए। तो हम बहुत सारी चीजों को छोड़ते जाते हैं और नई चीजों को स्वीकार करते चले जाते हैं। परिवार सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। सामाजिक सुरक्षा कैसे? हम बच्चों का पालन पोषण करते हैं और बच्चे बाद में हमारी देखभाल करते हैं जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं।
और ये क्रम लगातार बना रहता है। कभी हमें आवश्यकता है, कभी उनको आवश्यकता है, और उसके माध्यम हमारी वो आवश्यकताएं विवाह और परिवार के माध्यम से पूरी होती है, और हम सुरक्षित होते हैं। हम मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं कि जब हम बुढ़ापे में होंगे, जब हम अशक्त होंगे, तो हमारी देखभाल ये लोग करेंगे। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक सुरक्षा है। एलआईसी हमें सुरक्षा देती है, पर एलआईसी सीमित सुरक्षा है, असीमित सुरक्षा नहीं है। और एलआईसी तो आपने प्रीमियम भरी तो सुरक्षा है। परिवार विवाह असीमित सुरक्षा है। आपको जैसी आवश्यकता पड़ती है, विवाह के माध्यम से जुड़े हुए लोग जो आपके परिवार के सदस्य हैं, आपको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति, यह विवाह और परिवार का बड़ा महत्वपूर्ण गुण है कि हम जिस विशेष धर्म को मानते हैं, जिस विशेष समूह में रहते हैं, उसकी सामाजिक परंपराओं का पालन करते हैं, उनके सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करते हैं, उन सबकी पूर्ति परिवार द्वारा की जाती है, परिवार द्वारा हमें सिखाई जाती है। जैसे हिंदू धर्म ये मानता है कि इस पृथ्वी पर देवता भगवान बार बार जन्म लेते हैं और वे हमारी रक्षा करते हैं, हमें हमें मार्ग दिखाते हैं। तो हमें बहुदेववाद पाया जाता है, चूंकि वो बार बार जन्म लेते हैं। और हम मूर्ति पूजा भी करते हैं, इसलिए कि वो जो जिसको हम ईश्वर का अवतार मानते हैं, उसकी हम मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। इस्लाम बिल्कुल इसके विपरीत मानता है। इस्लाम मानता है कि इस पृथ्वी पर कभी भी ईश्वर आता ही नहीं, वो अपने दूत भेजता है, और वहां मूर्ति पूजा की सख्त मनाही है। तो हम जिस भी परिवार के सदस्य हैं, हम जिस भी विवाह के सदस्य हैं, वे उसके माध्यम से हम हमारे जीवन से संबंधित सामान्य उद्देश्यों, जिसमें धर्म, समाज और संस्कृति भी शामिल है, उन सब का पालन करते हैं।